जो भी टेस्ट का लिंक आएगा वो सिर्फ लेक्चर्स में। Once again, good afternoon all of you. Last lectures we have the discussion about the derivatives trading. डेरिवेटिव ट्रेडिंग हम लोग ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग वीडियोस देखेंगे डेरिवेटिव्स के लिए ऊपर। अगर हमारा कोई पॉइंट मिस आउट हो गया रहेगा, इफ सम स्टूडेंट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, तो वो वीडियोस देख के अंडरस्टैंड हो सकते हैं डेरिवेटिव क्या है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट रहेगा, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन आफ्टर द वीडियो एंडिंग। तो डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले पार्टिसिपेट कौन कौन है इसमें, मैं आप लोग से क्वेश्चंस पूछूंगा कि आप लोग को याद है कि नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन्स। हाउ मेनी पार्टिसिपेटिंग इन डेरिवेटिव मार्केट्स? कौन कौन पार्टिसिपेटर्स है जो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं? 4। कौन कौन? वेरी गुड। फर्स्ट, हेजर। वेरी गुड। फर्स्ट इज हेजर, जो हेज करता है। सेकेंड, स्पेक्युलेटर। वेरी गुड, स्पेक्युलेटर। यस। एंड थर्ड, आर्बिट्रेजर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आर्बिट्रेजर्स। एंड नेक्स्ट वन, इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स। चलो, यहाँ तक तो आप लोग को पता है कि डेरिवेटिव्स में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रेडर्स अंडर द डेरिवेटिव मार्केट। अब डेरिवेटिव मार्केट एक शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट ऐसा भी होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज आप लोग ने क्वेश्चन पूछा नहीं मुझे कि सर स्टॉक मार्केट में भी डीलिंग करते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट में डीलिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता ना यहाँ पे। इससे जब हम लोग स्टॉक मार्केट में डीलिंग करते हैं तो वाई इट इज डेरिवेटिव मार्केट अलग से क्यों बनाया गया है? राइट और रॉन्ग पूछना चाहिए आप लोग को। स्टॉक मार्केट भी है तो बाकी लोग डेरिवेटिव मार्केट क्यों करते हैं? देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बोलते ना कि मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं, मुझे आराम से पैसा कमाना है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है। जो शेयर मार्केट में डीलिंग करना चाहते हैं, भाई सबकी चॉइस अलग अलग होती है, बोल सकते हो। ईच इंडिविजुअल्स हैव सेपरेट, उनका अलग अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के आराम से ज़िंदगी मतलब निकालते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं शेयर मार्केट में। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं रिस्क लेके, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, एक रिस्क ट्रेडिंग है। जितना रिस्क लोगे उतना अच्छा रहेगा। लक बाई चांस, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, और जो आराम से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म पैसा कमाने का सोचते हैं, वो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, कैपिटल मार्केट में, वेदर इक्विटी वेदर बॉन्ड्स वेदर डिवेंचर्स। यहाँ तक डाउट क्लियर है? ओके, तो हम लोग डेरिवेटिव वापस से रिवाइज कर रहे हैं। हमारा हो चुका था लास्ट टाइम पे, वापस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे वीडियो देख के, तो आप लोग को थोड़ा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। अंडरस्टूड? विद एग्जांपल के साथ। सो ऑल ऑफ यू सी द वीडियो प्रॉपर्ली एंड आफ्टर वीडियो के बाद मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में होती है? क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं? तो आखिर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, और क्या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना सही है? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दोस्तों, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी और चीज से आई हो या किसी और चीज पर बेस्ड हो, और एक डेरिवेटिव जिस चीज पर बेस्ड होता है उसे हम डेरिवेटिव का अंडरलाइंग एसेट या सिंपली अंडरलाइंग कहते हैं। और दोस्तों, हर डेरिवेटिव की प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो उस पर बेस्ड डेरिवेटिव की प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस घटेगी तो उस पर बेस्ड डेरिवेटिव की प्राइस भी घटेगी।
एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, तो हम कहेंगे कि शुगर यहाँ पर शुगर केन का डेरिवेटिव है और शुगर केन यहाँ पर शुगर का अंडरलाइंग एसेट है। और जब शुगर केन की प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी बढ़ती है, और जब शुगर केन की प्राइस कम होती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी कम होती है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंडरलाइंग एसेट स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी या कमोडिटी होते हैं। और जिस तरह इन सब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है, ठीक वैसे ही इनके ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव्स की प्राइस भी चेंज होती है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं? दोस्तों, डेरिवेटिव्स के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। इन्हें हम फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप कहते हैं। हमने इन चारों तरह के डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, हमने ट्रेडिंग वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो हम उसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। पर अगर हम एक कंपनी के स्टॉक को बाय ना करके उसी स्टॉक पर बेस्ड किसी डेरिवेटिव्स को बाय करें तो हम कहेंगे कि हमने स्टॉक ट्रेडिंग नहीं बल्कि उस स्टॉक पर बेस्ड डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाय ना करके उस पर बेस्ड इन्फोसिस के फ्यूचर को बाय करें तो हम कहेंगे कि हमने इन्फोसिस में फ्यूचर ट्रेडिंग की है। इसी तरह अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाय ना करके उस पर बेस्ड इन्फोसिस के ऑप्शन को बाय करें तो हम कहेंगे कि हमने इन्फोसिस में ऑप्शन ट्रेडिंग की है। दोस्तों, अब हम आ गए अपने आखिरी सवाल पर, क्या डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना सही है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लंबे समय में पैसे कमाना चाहते हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं करते। पर अगर हम ट्रेडर्स की बात करें जो शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, उनके लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इन सारे तरीकों में से कौन सा तरीका चुनते हैं और आप वही तरीका चुनें जिनसे आप पैसे आसानी से बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो डेरिवेटिव्स के ऊपर। इसमें हमने जाना कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Now, you understand about the derivative क्या होता है and underlying assets क्या होता है? कि अगर हम सपोज स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी का शेयर्स न खरीद के शेयर्स के डेरिवेटिव्स पे ट्रेडिंग करें तो वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सपोज मुझे ICICI का शेयर्स नहीं खरीदना है बट ICICI पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना है, तो अगर मैं उसका फ्यूचर खरीदूंगा मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग, या तो फिर अगर फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे जो ICICI के शेयर्स रहेंगे वो मेरे लिए अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होगी। मतलब अगर उनकी कीमत बढ़ेगी तो मेरे डेरिवेटिव्स की कीमत बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? तो अंडरलाइंग मतलब डेरिवेटिव क्या होता है? किसी और चीज़ों पे निर्भर होना। हम एक्चुअली उन चीज़ों पे नहीं, उन चीज़ों पे प्राइस नहीं लगाते हैं, हम उसके बेस पे प्राइस लगाते हैं, तो वही हमारे लिए डेरिवेटिव कहलाते हैं। अंडरस्टूड? अर्ली वन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डिंग, बाकी लोग? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, सो डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स? वेरी गुड, 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। बॉयज एंड गर्ल्स, आप जो भी लेक्चर सुन रहे हो प्रॉपरली सुनो, इन फ्यूचर आपको ही काम आएगा। वेदर यू इन्वेस्टर्स, या तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे या तो फिर आप डेरिवेटिव में पैसा लगाओगे, तो होता क्या है इसको आप सीख लो अभी। अंडरस्टूड? ठीक है,
तो 4 टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन से? फर्स्ट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। वेरी गुड। फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर डेरिवेटिव्स, स्वैप डेरिवेटिव्स। ठीक है, so we can go through the one by one. Already these things we have covered last lectures. अभी हम लोग सिर्फ वीडियो देख के डाउट क्लियर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? जिनका लास्ट लेक्चर छूट गया रहेगा वो भी ये वीडियो में देख के अपना डाउट क्लियर कर लो। डेरिवेटिव वाले वीडियो में हमने जाना था कि डेरिवेटिव बेसिकली 4 तरह के होते हैं और आज हम उनमें से 2 डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, इनके क्या यूजर हैं और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आप फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग डॉट इन हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए पहले हम जानते हैं कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी चीज़ की प्राइस अचानक से बहुत बढ़ जाती है या बहुत घट जाती है और इस वजह से उस चीज़ में बिजनेस करने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम राइस की बात करें तो अक्सर राइस की प्राइस किसानों की मंडी में चेंज होती रहती है, जिस वजह से कभी राइस फार्मर्स को लॉस उठाना पड़ता है तो कभी उन कंपनियों को लॉस होता है जो फार्मर से राइस बाय करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि राहुल एक फार्मर है और वो एबी लिमिटेड को हर साल अपना राइस सेल करता है। अगर राहुल को राइस की फार्मिंग करने में कॉस्ट 2,500 रुपये पर क्विंटल आ रही है तो जब भी राइस की प्राइस 2,500 रुपये पर क्विंटल से कम होगी राहुल को नुकसान होने लगेगा। वहीं अगर एबी लिमिटेड को राइस 4,000 रुपये पर क्विंटल से ऊपर की प्राइस पर बाय करने पर लॉस होता है तो जब भी राइस की प्राइस 4,000 रुपये पर क्विंटल से ज़्यादा होगी एबी लिमिटेड को नुकसान होने लगेगा। इस तरह राइस की प्राइस के कम या ज़्यादा होने से राहुल और एबी लिमिटेड दोनों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए ही फॉरवर्ड्स की शुरुआत की गई थी। राइस की प्राइस चेंज होने से राहुल और एबी लिमिटेड दोनों को लॉस ना हो, इसके लिए दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अनुसार कुछ समय के बाद एक फिक्स डेट पर एबी लिमिटेड राहुल से एक फिक्स प्राइस पर एक फिक्स क्वांटिटी राइस बाय करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होने से दोनों पार्टी यानी कि फार्मर राहुल और कंपनी एबी लिमिटेड को अब राइस की प्राइस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे राइस की प्राइस 1,800 रुपये पर क्विंटल हो जाए या 5,000 रुपये पर क्विंटल, राहुल और एबी लिमिटेड अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले से एक फिक्स प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या सिर्फ फॉरवर्ड्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो फॉरवर्ड्स एक बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों लोग भविष्य में एक फिक्स डेट पर किसी चीज़ की पहले से डिफाइंड क्वांटिटी को एक फिक्स प्राइस पर बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस फिक्स प्राइस को दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि राहुल और एबी लिमिटेड आज से 2 महीने के बाद 10 क्विंटल राइस को 3,000 रुपये पर क्विंटल के फॉरवर्ड प्राइस पर बाय सेल करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि राहुल की सेलिंग कॉस्ट 2,500 रुपये पर क्विंटल से ज़्यादा है और एबी लिमिटेड के लिए भी बाइंग प्राइस 4,000 रुपये पर क्विंटल से कम है, इस तरह दोनों पार्टीज को इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट होगा और साथ ही दोनों राइस के प्राइस के चेंज से होने वाले लॉस से भी बच जाएंगे। अब अगर 2 महीने के बाद राइस की प्राइस 2,000 रुपये पर क्विंटल हो जाए तो अगर राहुल ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता, पर क्योंकि राहुल ने पहले से ही एबी लिमिटेड के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो अभी एबी लिमिटेड को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपना राइस 3,000 रुपये पर क्विंटल के रेट से सेल कर सकता है। वहीं अगर 2 महीने के बाद राइस की प्राइस 4,500 रुपये पर क्विंटल हो जाए तो अगर एबी लिमिटेड ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता, पर क्योंकि एबी लिमिटेड ने पहले से ही राहुल के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वो अब भी राहुल से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसका राइस 3,000 रुपये पर क्विंटल के रेट से बाई कर सकती है। इस तरह दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से बायर्स और सेलर्स किसी भी चीज़ के प्राइस मूवमेंट से होने वाली लॉस से बच सकते हैं।
ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। इसके शर्तें भी बायर्स और सेलर्स खुद डिसाइड करते हैं। पर दोस्तों, फॉरवर्ड्स में सबसे बड़ा रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है। यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होता जो ये गारंटी दे सके कि दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही काम करेगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कितनी ईमानदार हैं। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग नहीं होती। यानी कि अगर हमने किसी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया तो हम उसे आसानी से किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉरवर्ड्स बस दो लोगों के बीच का मामला होता है जिससे दोनों पार्टियां प्राइस रिस्क से बचते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए फ्यूचर्स की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, फ्यूचर्स और कुछ नहीं बल्कि फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होती है। यानी कि अगर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगेगा तो हम उसे फॉरवर्ड्स नहीं बल्कि फ्यूचर्स कहेंगे। इस तरह दोस्तों, फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड्स की तरह एक बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टियां किसी फ्यूचर डेट पर किसी फिक्स चीज की फिक्स क्वांटिटी को एक फिक्स प्राइस पर बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, फ्यूचर्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इस वजह से हम इन्हें आसानी से कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। साथ ही एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होने की वजह से यहाँ पर कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम उसके हिसाब से हमेशा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और दोस्तों, इस बात की गारंटी खुद एक्सचेंज देता है। इसके अलावा जहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी दो लोग मिलकर किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, फ्यूचर एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम उन्हीं चीज़ों के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं जिनकी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। इंडिया में हम आसानी से अच्छे स्टॉक्स और बहुत सारी कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, कॉटन, एल्यूमिनियम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों, हम फ्यूचर्स की हेल्प से बहुत सारे स्टॉक्स और कमोडिटीज में प्राइस रिस्क से बच सकते हैं। अब दोस्तों, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे होती है और हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो फॉरवर्ड। So students, understand about the forward contract. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? यस, काउंटर पार्टी रिस्क। इसका सिंपल वर्ड क्या होगा? किसी एक का धोखा दे जाना, मतलब अपने बात से मुकर जाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी गारंटर नहीं होता जो गारंटी ले। आप लोग ने लॉ में सीखा रहेगा ना, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सीखा रहेगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक ही प्रॉब्लम होता है, काउंटर पार्टी रिस्क। यहाँ पे दोनों में से कोई एक अगर अपनी बात पे खरा नहीं रहेगा या बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे और भी कहीं कम प्राइस में मिल रहा है, तो जो दो लोग ने बात किया रहता है उनका फिर क्या हो जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए गए। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिनको आसानी से ट्रेडिंग किया जाए विद द हेल्प ऑफ गारंटर। और यहाँ पे गारंटर का काम कौन करता है, बताओ मुझे? स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। यहाँ पे गारंटर का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। अंडरस्टूड? जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग नहीं करते, ये सिर्फ दो लोगों का एक बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर उसको ट्रेडिंग किया जाए, उसी को ट्रेडिंग के बेस पे अगर बाइंग एंड सेलिंग किया जाए तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक योर डाउट इज गेट क्लियर अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी तो सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक बाकी है हमारा। यहाँ तक मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों को सबको समझ में आया क्या? डेरिवेटिव्स क्या होता है, अंडरलाइंग असेट्स किसको बोलते हैं, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, देन देयर इज अ लास्ट वीडियो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आज 3 टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। So student, there is a last video about the future contract. फॉरवर्ड समझ में आ गया, डेरिवेटिव समझ में आ गया, ना समझो अच्छे से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। तो एक आप लोग से सिंपल से पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन बिफोर द स्टार्टिंग, व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? बताएगा मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनीवन? कोई भी नहीं? इतना 2 वीडियो देखने के बाद कोई भी नहीं बताना चाहेगा? वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया गया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कोई भी नहीं बताएगा? लेक्चर्स लेने के बाद, वीडियो दिखाने के बाद अगर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। यस, वेरी गुड, मच मीन वेरी गुड अनिका। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं इज अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग में बोला गया था इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, मतलब बायर्स एंड सेलर्स, फॉर द स्पेसिफिक प्राइस ऑन फ्यूचर डेट। Contract between the parties buying and selling a particular commodity on a fixed date, fixed price and fixed quantity. Very good. And forward contract having the counterparty risk but it not be traded. Understand? याद रखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड नहीं किया जाता। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबोव। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्डिंग। Okay, then future contract, all of you see the carefully future contract, आप लोग नोट भी करके रखो, खास करके बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो भी इन फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस है ये सब चीज़ें। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लिसन केयरफुली। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव होता है और आज हम इस वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। हम जानेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग करने में क्या रिस्क होता है। साथ ही हम फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एमजीएम सेटलमेंट और इनिशियल मार्जिन को भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग को एकदम अच्छे से समझ पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों, हमने फ्यूचर्स के पिछले वीडियो में देखा कि फ्यूचर्स असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच होता है, जिसमें बायर और सेलर किसी चीज़ को फ्यूचर डेट पर एक पहले से फिक्स प्राइस पर बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग को जानने से पहले हमें इससे जुड़ी कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। एक को हम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे को हम नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे को हम फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिस मंथ का होता है वो उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम HDFC बैंक के फ्यूचर की बात करें तो हम इसके 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर सकते हैं। पहला करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर अभी मार्च का महीना है तो HDFC बैंक का मार्च मंथ का फ्यूचर, जिसे हम HDFC बैंक MAR FUT के सिंबल से दिखाते हैं। दूसरा नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आज के हिसाब से HDFC बैंक का अप्रैल मंथ का फ्यूचर, जिसे हम HDFC बैंक APR FUT के सिंबल से दिखाते हैं। और तीसरा फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगले के अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, यानी आज के हिसाब से मई मंथ का फ्यूचर, जिसे हम HDFC बैंक MAY FUT के सिंबल से दिखाते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर्स को हमेशा लॉट्स में बाय करते हैं और हर स्टॉक्स के लिए लॉट का साइज अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक के फ्यूचर्स का लॉट साइज 500 शेयर्स है, वहीं SBI बैंक के फ्यूचर्स का लॉट साइज 3000 शेयर्स है। यानी कि जब भी हम HDFC बैंक के फ्यूचर्स का एक लॉट बाई करेंगे तो 500 HDFC बैंक के शेयर्स के बराबर होगा, और अगर हमने SBI बैंक के फ्यूचर्स का एक लॉट बाई किया तो वो 3000 SBI बैंक के शेयर्स के बराबर होगा। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि एक्सचेंज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज को कभी भी चेंज कर सकती है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो ये बताता है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लॉट साइज को फ्यूचर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट का प्राइस आज 1106 रुपये 90 पैसा है, और दोस्तों हमें पता है कि HDFC बैंक के फ्यूचर का लॉट साइज 500 शेयर्स का होता है। इस तरह आज HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 1106 रुपये 90 पैसा इक्वल टू 5,53,450 रुपये। हम इस तरह किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस और लॉट साइज से उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान देने वाली है कि जब हम फ्यूचर की प्राइस की बात करते हैं तो हम असल में पूरे लॉट की नहीं बल्कि एक शेयर की प्राइस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर का प्राइस 1106 रुपये 90 पैसा है, तो इसका मतलब है कि इस फ्यूचर के एक लॉट में जो 500 शेयर्स हैं उनमें से हर शेयर का प्राइस 1106 रुपये 90 पैसा है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। आज 10 मार्च 2020 है और हम HDFC बैंक के फ्यूचर्स की बात करेंगे, और उससे पहले हम HDFC बैंक के करंट शेयर प्राइस, जिसे हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, उसे देखते हैं। आज 10 मार्च 2020 को HDFC बैंक का करंट शेयर प्राइस या स्पॉट प्राइस है 1107 रुपये 30 पैसा। अब हम इसके तीनों फ्यूचर्स की प्राइस को देखेंगे। तो दोस्तों, HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर का प्राइस है 1106 रुपये 90 पैसा, अप्रैल के फ्यूचर का प्राइस है 1112 रुपये 35 पैसा, और मई के फ्यूचर का प्राइस है 1125 रुपये 25 पैसा। दोस्तों, हम ये सारे वैल्यूज़ को अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जैसे मार्च के HDFC बैंक के फ्यूचर की वैल्यू को देखने के लिए हमें अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर HDFC बैंक MAR FUT लिखकर सर्च करना होगा। आइए बात करते हैं मार्च के फ्यूचर की। HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर का प्राइस है 1106 रुपये 90 पैसा, जो कि HDFC बैंक के स्पॉट प्राइस 1107 रुपये 30 पैसे से कम है। इसका मतलब है कि आज लोगों के हिसाब से मार्च के लास्ट तक HDFC बैंक की शेयर प्राइस अभी की शेयर प्राइस से कम हो जाएगी। यानी आज लोगों के हिसाब से मार्च के फ्यूचर के एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के स्पॉट प्राइस 1106 रुपये 90 पैसा रहेगी। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी मंथ की फ्यूचर का प्राइस उस मंथ की एक्सपायरी वाले दिन के स्पॉट प्राइस के लिए पब्लिक का लगाया बेस्ट गेस होता है, और ये हर सेकेंड स्पॉट प्राइस के चेंज होने से चेंज होता रहता है। जिस तरह से स्पॉट प्राइस चेंज होती है उसी तरह का चेंज उस पर बेस्ड फ्यूचर के प्राइस पर भी होता है। अब आइए जानते हैं कि फ्यूचर्स को बाय करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर का प्राइस है 1106 रुपये 90 पैसा, और अगर हम
HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट को इस प्राइस पर बाई करते हैं, तो हम असल में इस फ्यूचर की एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के एक लॉट के बराबर यानी 500 शेयर्स को 1106.90 पर शेयर के प्राइस पर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि अगर हम HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट को इतने प्राइस पर बाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के एक लॉट के बराबर के शेयर्स को 1106.90 पर शेयर के प्राइस पर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब सवाल है कि हम HDFC बैंक के फ्यूचर्स को कब बाय करना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब है कि जब हमें लगेगा कि HDFC बैंक के फ्यूचर के एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस अभी की फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस अभी की फ्यूचर प्राइस यानी कि 1106.90 से ज़्यादा होगा, तो हम फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के शेयर्स को 1106.90 पर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की शेयर या स्पॉट प्राइस 1106.90 से जितना ज़्यादा होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने आज यानी 10 मार्च को HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर को 1106.90 के प्राइस पर बाय कर लिया। अब दोस्तों एक्सपायरी के दिन तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस हमारे बाय किए हुए फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा हो जाए, या तो कम हो जाए, या फिर बराबर हो जाए। आइए पहले केस को देखते हैं। एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1106.90 से ज़्यादा हो जाए। मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1146.90 हो गया। दोस्तों हमने HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट को 1106.90 के प्राइस पर बाय किया था, यानी कि हम एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के शेयर्स को 1106.90 पर शेयर के प्राइस पर बाय कर सकते हैं। पर दोस्तों अब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1146.90 पर शेयर है, यानी कि हमें हर शेयर पर 1146.90 माइनस 1106.90 यानी कि 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों क्योंकि हमने HDFC बैंक के एक लॉट के फ्यूचर को बाय किया था जिसमें 500 शेयर्स होते हैं, इस तरह 500 शेयर्स पर हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 500 × 40 यानी कि 20,000 रुपये। अब दोस्तों मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1106.90 से कम हो जाए। मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस 1076.90 हो गया। अब दोस्तों हमने HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट को 1106.90 के प्राइस पर बाय किया था। इसका मतलब ये है कि हम एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के शेयर्स को 1106.90 पर शेयर के प्राइस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1076.90 पर शेयर है, यानी कि हमें हर शेयर पर 1106.90 माइनस 1076.90 यानी कि 30 रुपये का लॉस हो रहा है। और दोस्तों क्योंकि हमने HDFC बैंक के एक लॉट के फ्यूचर को बाय किया था जिसमें 500 शेयर्स होते हैं, इसलिए हमारा टोटल लॉस 500 शेयर्स पर 500 × 30 यानी कि 15,000 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस 1106.90 ही रह जाए, तो इस केस में हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, क्योंकि दोस्तों हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के शेयर्स को 1106.90 पर शेयर के प्राइस पर बाय कर सकते हैं। और क्योंकि एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की शेयर की प्राइस 1106.90 है, तो हमें इस प्राइस पर सेल करने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों हमें यहाँ पर एक और चीज़ को जानना होगा जिसे हम मार्क टू मार्केट या MTM या डेली सेटलमेंट कहते हैं। दोस्तों हमने अभी देखा कि कैसे हमें फ्यूचर्स में एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट और लॉस होता है, और असल में दोस्तों सारा प्रॉफिट हमें एक्सपायरी के दिन ना होकर डेली बेसिस पर होता है। हमारे एग्जांपल में हमने आज HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर को 1106.90 के प्राइस पर बाय किया था। अब अगर आज मार्केट क्लोज होने पर HDFC बैंक के मार्च के फ्यूचर का प्राइस 1111.90 था, तो इसका मतलब 1111.90 माइनस 1106.90 यानी कि 5 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों क्योंकि हमारे पास
एचडीएफसी बैंक की फ्यूचर्स का एक लॉट है जो 500 शेयर्स के बराबर होता है। हमें टोटल एक लॉट पर 500 इंटू 5 इजिकल टू 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मार्केट क्लोज होने पर हमारा 2500 रुपये का प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसे ही हम मार्क टू मार्केट या डेली सेटलमेंट बोलते हैं। वहीं अगर मार्केट क्लोज होने पर एचडीएफसी बैंक के इन्हीं फ्यूचर्स का प्राइस घट जाता तो हमें प्रॉफिट की जगह लॉस होता और हमें जितना लॉस होता वो हमारे पे किए हुए अमाउंट से डेबिट हो जाता। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारे स्टॉक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है जो हमारे मन में ज़रूर आना चाहिए और वो ये है कि जब फ्यूचर्स को बाय करने पर प्रॉफिट और लॉस हमें शेयर्स के जैसा ही होता है तो हम शेयर्स में ही ट्रेडिंग क्यों ना करें, आखिर हम फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करें। तो दोस्तों फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हमें नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में नहीं मिलते हैं। आइए हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज को जानते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग का पहला एडवांटेज है बहुत कम पैसों की ज़रूरत होना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत कम पैसों में ही बहुत ज़्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जहाँ हमें शेयर्स को एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए बाई करने पर शेयर्स का पूरा अमाउंट देना होता है, वहीं फ्यूचर्स में हम बस शेयर्स की वैल्यू का 15 से 50% देकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस अमाउंट को हम इनिशियल मार्जिन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी 500 शेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आज 5,53,450 रुपये है। पर दोस्तों हमें एचडीएफसी बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक लॉट को बाय करने के लिए पूरे 5,53,450 रुपये नहीं देने हैं। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बस 20% अमाउंट देकर ही बाय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए 5,53,450 रुपये का 20% यानी बस 1,10,690 रुपये ही चाहिए। पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के 500 शेयर्स को आज से करंट शेयर प्राइस यानी 1,107 रुपये 30 पैसे पर बाय करना चाहें तो हमें टोटल 1,107 रुपये 30 पैसे इंटू 500 यानी कि 5,53,650 रुपये देने होंगे, जो फ्यूचर्स में लगने वाले अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। इस तरह फ्यूचर्स में बहुत कम पैसों में ज़्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों किसी स्टॉक के फ्यूचर्स पर कितना इनिशियल मार्जिन देना होगा ये एक्सचेंज डिसाइड करती है और ये हर स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। हम अपने ब्रोकर के यहाँ ये चेक कर सकते हैं कि हमें किस फ्यूचर पर कितना इनिशियल मार्जिन देना होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग का दूसरा एडवांटेज है लंबे टाइम के लिए शॉर्ट पोजीशन लेना। दोस्तों हमने शॉर्ट सेलिंग वाली वीडियो में ये जाना था कि स्टॉक्स में हम बस इंट्राडे यानी एक दिन के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में हम कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक शॉर्ट पोजीशन लेकर रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आने वाले मंथ्स में एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस अभी की फ्यूचर प्राइस से कम रहेंगे तो हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल या शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आज एचडीएफसी बैंक के मार्च के फ्यूचर को 1,106 रुपये 90 पैसा के प्राइस पर शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने एचडीएफसी बैंक के मार्च के फ्यूचर के एक्सपायरी के दिन एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को 1,106 रुपये 90 पैसा पर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक्सपायरी के दिन एचडीएफसी बैंक की जो भी स्पॉट प्राइस रहेगी हमें उस प्राइस पर एक लॉट के बराबर यानी 500 शेयर्स को बाय करके 1,106 रुपये 90 पैसा पर शेयर के प्राइस पर सेल करना होगा। इस तरह दोस्तों हमें अपने शॉर्ट सेल में प्रॉफिट तभी होगा जब एक्सपायरी के दिन एचडीएफसी बैंक का स्पॉट प्राइस हमारे शॉर्ट की हुई फ्यूचर प्राइस यानी 1,106 रुपये 90 पैसा से कम होगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बायर और सेलर दोनों को ही इनिशियल मार्जिन का डिपॉजिट करना होता है। अगर हम एचडीएफसी बैंक के मार्च की फ्यूचर की बात करें तो इसके लिए इनिशियल मार्जिन 1,10,690 रुपये चाहिए। हम या तो एचडीएफसी बैंक के मार्च की फ्यूचर को बाई करें या सेल करें, हमें ये अमाउंट अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना होगा। और दोस्तों जब मार्क टू मार्केट या डेली सेटलमेंट में हमें लॉस होता है तो लॉस का अमाउंट हमारे इसी इनिशियल मार्जिन में से डेबिट हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रोकरेज और टैक्सेस का कम लगना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शेयर्स की जगह फ्यूचर्स पर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ओवरऑल बहुत कम चार्जेस देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर शेयर्स की ट्रेडिंग में हमें 1,000 रुपये के चार्जेस लग रहे हैं तो फ्यूचर्स में ये चार्जेस
200 रुपये से 250 रुपये तक ही रहते हैं। इस तरह फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने पर हम अपने चार्जेस भी बता लेते हैं। दोस्तों ये थे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। दोस्तों हर फ्यूचर ट्रेडर इन एडवांटेज की वजह से ही फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। पर दोस्तों फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने में शेयर से ज़्यादा रिस्क होता है और इस वजह से हमें बहुत संभल कर और सोच कर ही फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहिए। फ्यूचर्स में हम एक्चुअल अमाउंट से कम पैसे देकर ट्रेडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे बाय किए हुए एचडीएफसी बैंक के मार्च के फ्यूचर की प्राइस 10% कम होकर 1106 रुपये 90 पैसे से 996 रुपये 21 पैसे हो जाए तो हमें पर शेयर पर 1106 रुपये 90 पैसा माइनस 996 रुपये 21 पैसा यानी कि 110 रुपये 69 पैसे का लॉस होगा। लेकिन क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक के 1 लॉट फ्यूचर को बाई किया है जो 500 शेयर्स के बराबर होता है, इस वजह से हमारा टोटल लॉस 500 × 110 रुपये 69 पैसा यानी कि 55,345 रुपये हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर इनिशियल मार्जिन 1,10,690 रुपये दिया था, जिस पर हमें 55,345 रुपये का लॉस हो गया, जो कि हमारे दिए हुए इनिशियल मार्जिन का 50% है। यानी कि दोस्तों फ्यूचर प्राइस बस 10% गिरने से हमें 50% का लॉस उठाना पड़ा। और इसी वजह से दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है और हमें ये बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। हमने इसमें जाना कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग करने में क्या रिस्क होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। Can you understand about the future contract? पूरे एग्जाम्पल के साथ आप लोग को सिखाया, समझाया कि किस तरह से प्रॉफिट और किस तरह से लॉस होता है, किस तरह से रिस्क इन्वॉल्व होता है, एडवांटेज क्या क्या है एंड रिस्क क्या क्या है। समझा आप लोग को डेरिवेटिव्स के फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में। किसी को कोई डाउट है?